जो मैं ज़िंदगी भर में सीख पाया हूँ हालातों से, वो कैसे तुम सीख लोगे सिर्फ उस्तादों से। The current controversy which is going on about NEET. जो देश 97 करोड़ वोटर्स का इलेक्शन करवा सकता है शांति से, वो 23 लाख एग्जामिनर्स का एग्जाम न करवा पाए, तो मानने वाली बात नहीं। Pooja Khedkar. This becomes the whole controversy about reserved, non-reserved. ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में, उसमें लूप होल्स बहुत ज्यादा है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पर मुझे नहीं पता ये लोग कैसे काम करते हैं। मैं हंसी मजाक में बच्चों को समझाता हूँ कि सरकार बहुत क्यूट है हमारी। इतने क्यूट लोग हैं, मतलब लोग मजाक बना के चल रहे हैं आपकी पॉलिसीज का। मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज्यादा सच में ऐसी कंडीशन से आ रहे हैं जो बहुत डिजर्विंग है। हमारा समाज जो है वो अभी लोकतंत्र के मूल्यों को डाइजेस्ट कर नहीं पाया है। हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी है, थॉट प्रोसेस मोनार्की वाला है। राहुल से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है अभी, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है। इतने योगी आदित्यनाथ है। आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे। 112 बच्चों को 200+ मार्क्स मिले इंटरव्यू में इस बार। मैं पूरा नंबर एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। उनमें से हिंदी में इंटरव्यू देने वाले कितने होंगे आपको अंदाजा है? एक। बहुत ही सफाई से, महीन तरीके से सारी भाषाओं का कत्ल करने का काम यूपीएससी करती है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. The focus in today's conversation is on education. And why? That's because of the alleged paper leaks, the exam paper leak of the NEET exam. Also on primary and secondary educational system, which many say has broken down. The mushrooming of coaching institutes. Is this a good trend or a bad trend? To answer these questions, we have in our studio Dr. Vikas Divyakirti, educator, author, former civil servant. He has multiple YouTube channels and millions of students in the country who swear by his name. He's also acted and helped in scripting in the film 12th Fail, where he plays himself. Vikas Divyakirti ji, thank you so much for being part of the podcast. My team has been saying कि जब तक विकास जी नहीं आते podcast में तो वो पड़ाव नहीं पहुंचते। So I have been wanting to have you on the podcast for a long time. So I'm very happy that आप आए. Thank you so much. Thank you for being here. There are a lot of questions that I have. You've done so many podcasts. You have done so many videos regarding so many subjects. So most of my audience, my viewers, my listeners know about you. लेकिन I have my own questions because I'm not a student. And when I was a student, you were not a teacher. Isliye there are many questions that I have. I want to ask you about the current controversy which is going on about NEET. Begin with that. मैं news person हूँ तो फिर news से start करूँगी मैं. So you know the shock that most people have कि ये क्या हो गया, क्योंकि जो entrance exams हैं उस पर so much hope rests on स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स का मतलब है भारतीय सिस्टम में स्टूडेंट्स ही नहीं, पूरी फैमिली जुड़ जाती है. जब एक एंट्रेंस एग्जाम बच्चा ले रहा होता है तो उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी जुड़ जाते हैं. सो मच ऑफ होप रेस्ट इन अ स्टूडेंट टेकिंग दैट एग्जाम. और वो बिल्कुल ही पारदर्शी होना चाहिए. एंड हम लोग सब उस उम्मीद से टेस्ट लेते हैं, हमारे बच्चे वो टेस्ट लेते हैं थिंकिंग दैट इट इज़ एब्सोल्युटली ऑनेस्ट सिस्टम. लेकिन जब उस पर विश्वास टूट जाता है, यू कैन इमेजिन फॉर इट टू be reinstated will take a long time. So as an educator, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम की लापरवाही का मामला ज्यादा है जी. क्योंकि जो देश 97 करोड़ वोटर्स का इलेक्शन करवा सकता है शांति से, वो 23 लाख एग्जामिनर्स का एग्जाम न करवा पाए, तो मानने वाली बात नहीं है. सो पॉलिटिकल विल हैज टू बी देयर. और अगर वो हो तो मुझे लगता नहीं कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं. एनटीए जो बनाया गया 2017 में, आई थिंक दैट वाज अ राइट स्टेप. लेकिन क्योंकि अलग अलग एजेंसीज एग्जाम कंडक्ट करें तो दिक्कतें ज़्यादा हैं. इफ़ वी हैव अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी व्हिच कैन लुक आफ्टर एवरीथिंग, देन इट बिकम्स मोर इजी. लेकिन एनटीए को या तो उतना सपोर्ट मिला नहीं है, या एनटीए के अंदर करप्शन होता है. मैं जानता नहीं एनटीए के अंदर क्या सिचुएशन है, बट मेरा ख्याल है कि एनटीए का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स डेप्यूटेशन पे हों, जिनमें से कुछ पुलिस के लोग भी हों, कुछ आईबी के लोग भी हों, बेशक एक या दो ही हों. और वो भारत में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम को, जो एनटीए को दिए गए हैं अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी उसी सीरियसनेस से करें जैसे इलेक्शंस की होती हैं, तो विश्वास टूटेगा नहीं किसी का. और ये बात सही है कि इतनी सारी फैमिलीज़ का भविष्य और विश्वास दांव पे है, तो हमें केयरफुल होना चाहिए. आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द एनटीए एंड लेस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल हर्डल्स. अगर सपोज यू वर हेडिंग एनटीए, तो आप
क्या करेक्शंस कहते हैं? जैसे 5 पॉइंट्स दे दीजिए दैट आई वुड डू दिस 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 व्हाटएवर, अगर 5 या 3 या जो भी आप समझे। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ एनटीए का, उसमें 3 इश्यूज सामने आए हैं, कम से कम 3 इश्यूज। एक झज्जर हरियाणा में आया, जहां ये दिखता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के लोगों ने दोनों पेपर सेट्स को बैंक से निकलवा के टाइम की प्रॉब्लम क्रिएट की, टाइम लेट हुआ, ग्रेस मार्क्स मिले। सो दिस इज वन थिंग। दूसरा गोधरा में दिखा, जहां बच्चों ने पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बच्चों को सही मिला। उनको बताया गया कि आप कैमरे के सामने एक्टिंग करते रहो, क्या पेपर दे रहे हो, क्योंकि सीसीटीवी भी इस बार इंस्टॉल हुए थे। बच्चों से पेपर लेने के बाद पेपर सारे चेंज किए गए, जिसमें स्कूल की मैनेजमेंट पूरी तरह से शामिल थे। तीसरा केस बिहार में दिखता है, नालंदा में, प्राइमरीली झारखंड में भी, जहां पेपर लीक हुआ और एक प्रोफेसर शायद वहां पर इन्वॉल्व है। अगर इन सारे इश्यूज को टैकल करना है, एक तरीका तो ये कि हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे जाएं, लेकिन उसकी अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि नेट कनेक्टेड होने से हैक करना आसान हो जाता है। तो मैं फिलहाल पेपर पेन एग्ज़ाम के फेवर में हूँ, जब तक हम इंटरनेट पर वैसा मैनेज ना कर लें, क्योंकि एक रशियन एंटिटी भी शामिल हुई जिसने हैक किया बहुत सारी चीज़ों को, ये भी सुनने में आ रहा है। तो हैकिंग बड़ा रिस्क है फिलहाल, तो हम पेपर पेन पे अगर बात करें, अगर मैं होता एनटीए में और अगर सरकार मुझे पूरी अथॉरिटी देती, पावर्स देती, क्योंकि ये भी है ना कि एनटीए का चीफ कर सकता भी है या नहीं, मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। अभी हर क्वेश्चन पेपर के 2 सेट्स होते हैं। 2 सेट का मतलब है कि एक पेपर है वो नहीं तो फिर बैकअप में पेपर होता है। मैं शायद बैकअप में 1 से ज़्यादा पेपर रखता, 3-4 सेट हम कम से कम कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हर जगह सरकार से कह के इन्वॉल्व करता कि जो लोकल एसडीएम हैं और एक सेंस में डीएम भी हैं, वो जिम्मेदारी लें कि उनके एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट होगा। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस को एग्जामिनेशन सेंटर में कभी ना बनने देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इश्यूज वहीं से आए हैं। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यूपी की सरकार ने अभी, योगी जी की सरकार ने एक स्टेप लिया भी है, 4 स्टेप्स लिए। उनमें से एक स्टेप ये भी है कि अब कोई भी एग्ज़ाम किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं होगा, केवल सरकारी स्कूल में हो, सरकारी कॉलेज में हो। और मान लीजिए कि बच्चे ज़्यादा हैं एग्ज़ाम देने वाले, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि हम 2 शिफ्ट में लेंगे एग्ज़ाम। इतने सेंटर्स हैं, 2 शिफ्ट में करने से उन्होंने कहा कि जहाँ 4 लाख तक बच्चे हैं तो 1 शिफ्ट में होगा, 4 लाख से ज़्यादा हैं तो 2 शिफ्ट में होगा, 3 में भी हो सकता है। तो उससे करप्शन कैसे रुक जाएगा? अगर केवल सरकारी स्कूल्स में है, सरकार के कंट्रोल में है, तो कम से कम देखिए लेवल्स क्या हैं। पहला, पेपर बनाने वाला ही क्वेश्चंस लीक कर दे। दूसरा, पेपर बन के गया, छपने के दौरान प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चंस लीक हो। तीसरा, पेपर छपने के बाद बैंक के लॉकर में गए, उस बीच में लीक हो। चौथा, बैंक से लीक हो, बैंक से एग्जामिनेशन सेंटर के रास्ते में लीक हो, एग्जाम सेंटर पर जो आधा घंटा है, 1 घंटा है, उसमें लीक हो। ये 5-6 लेवल्स हैं। अगर आप इन सब के लिए सॉल्यूशंस निकालें तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, निकल सकते हैं। जैसे अगर हम विस्तार में बात करना चाहें, तो मान लीजिए लेट अस अज्यूम कि बायोलॉजी का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस आने हैं, 10 चैप्टर्स हैं। हम 10 पेपर सेटर से ये कहें कि आपको इस यूनिट से 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। हम हर यूनिट के क्वेश्चंस तय कर दें कि 10-10 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। हम हर यूनिट पे 10 के बदले 100 क्वेश्चंस बनवाएं। डिफिकल्टी लेवल तय हो, जो 4 या 5 लेवल्स हो सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, एवरेज, इजी, वेरी इजी। फिर हमारे अपने सिस्टम में, जैसे एनटीए में बायोलॉजी का डिपार्टमेंट एक हो, उन सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके उससे 10 सेट बनाने हैं, ये काम वो करें। Even the examiner should not know, even the paper setter should not know which questions will be there in the question paper. Okay. 10 सेट बन गए। उन 10 में से हमने 5 सेट प्रिंट करवाए, ये नेक्स्ट लेवल पर डिसाइड होना चाहिए। ठीक, अब 5 सेट जो प्रिंट हुए, 5 हर सेंटर पर जाएंगे, अलग अलग बैंकों में जाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, एसबीआई और केनरा में जाता है। तो हर जिले में 5 अलग अलग बैंक में अलग अलग सेट के पेपर्स होने चाहिए। ये जो भेजने का प्रोसेस है, इसमें क्यों नहीं हम सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर सकते? अभी कैसे होते हैं? अभी थोड़ा सा रैंडम है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। सीआईएसएफ जैसी एजेंसी को ये काम क्यों नहीं दे सकते हम? देना चाहिए। Shouldn't be difficult. अगर जब एसबीआई इन्वॉल्व हो सकता है, इलेक्टोरल रोल्स जा सकते थे पहले, तो ये भी जा सकते हैं। जब बैंक इन्वॉल्व है तो ये भी हो सकते हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट सेंटर जानबूझ के शहर से बहुत दूर बनाए जाते हैं ताकि चीटिंग हो सके। आप प्राइवेट सेंटर्स खत्म कर दीजिए। मान लीजिए 23 लाख बच्चे हैं, देश भर में हैं। केवल उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वो एकदम कंफर्टेबल है कि 8 लाख बच्चों का एग्जाम हम दिन में 2 बार में करवा सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक संडे के दिन 3 शिफ्ट में देश भर में एग्जाम चल रहा है, 3 पेपर्स हैं, और उन 3 पेपर्स में स्किलिंग हम कर सकते हैं आराम से। एक पक्ष इसमें यह भी है कि ऐसा एक्ट होना चाहिए कि हम पनिशमेंट दे सकें, क्योंकि जो लोग इसमें एक्यूज हैं वो कई साल से ये काम कर रहे हैं। जैसे नालंदा में जो घटना घटी, कोई मिस्टर मुखिया है, वो 2017 में भी इन्वॉल्व थे पेपर लीक में। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं।
तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कई साल से कर रहे हैं, और ये expert हैं। लोगों को पता था, इसीलिए हाँ। उन्हीं कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, हाँ। उन्हीं स्कूल्स में, जैसे गोदरा वाला जो जी। किस्सा आपने बताया, वो सारे बच्चे वहां पर दे वांट एडमिशन, उसी स्कूल में चाहिए, एडमिशन नहीं, इतना ही नहीं, दूसरे स्टेट्स के बच्चे वहाँ स्टेट्स पर के आए बच्चे, हैं। हाँ, Yes. क्यों ऐसे हो रहा है? तो जब पता था द करप्शन वेंट ऑन फॉर सो लॉन्ग साइलेंटली, तो कितने सारे कल्पेबल लोग हैं इसमें। Yes. हाँ, सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि अब निकला है, पर ये काफी साल से चल रहा था। इस पैमाने पे शायद ना रहा हो, लेकिन चल तो रही है। अगर आप लिस्ट देखें पिछले 10 साल में, हाँ, हर स्टेट में ऐसा हुआ है। इवन तमिलनाडु में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में हाँ। हुआ है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार हुआ है। कांस्टेबल का एग्जाम उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हुआ, राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, कितने एग्जाम्स लीक अच्छा, हुए हैं। इंटरनेशनली कैसे होता है? जैसे एसएटी के एग्जाम्स लेते हैं लोग, तो वहां पे तो इट्स डन। जहाँ तक मैं जानता हूँ एसएटी का एग्जाम ऑनलाइन होता है और उनके सिस्टम्स हमसे बहुत स्ट्रांग है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने स्टडी किया नहीं उस चीज़ और ये जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी अभी तक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है इस मामले में। हाँ, उसका एक रीज़न ये है कि पूरे देश भर में एग्जामिनीज काफ़ी कम होते हैं इसमें। जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले लोग 12 लाख के आसपास होते हैं हर साल, आईएएस की बात अगर मैं करूँ, पर एग्जाम देने वाले 5 लाख के आसपास होते हैं। सो हैंडलिंग 12 लाख कैंडिडेट्स और 5 लाख कैंडिडेट्स इन द कंट्री हाँ। इज नॉट दैट टफ। एक ही शिफ्ट में हो जाता है, अनलाइक नीट एंड द इन अदर्स, सब में ज़्यादा शिफ्ट होती हैं। और जो स्टेट लेवल होते हैं, तो यू जैसे जस्ट कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें करीब 50 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं हाँ। एक स्टेट में, यूपी में कैसे करेंगे? तो कई दिन एग्जाम चलेगा। या तो पूरा सिस्टम ओवरऑल करने की जरूरत है एट वन गो। मेरे ख्याल से जैसे एक देश एक चुनाव, एक देश एक एक्स, एक देश एक वही हो रहा है, तो ऐसे एक देश एक एजेंसी भी तो हो जो सारे सेंट्रल एग्जाम्स कंडक्ट करे। मेरा अपना ख्याल है कि एनटीए हो या यूपीएससी हो, एक ऐसी बॉडी हो जो एपेक्स बॉडी हो एग्जाम्स के मामले में, उसके अंडर बाकी सब बॉडीज हों। हाँ, इन सब का इंटेलिजेंस सिस्टम, पुलिस सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज हो, तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप कह रहे हैं सेंट्रलाइज होना चाहिए, बट स्टेट्स इसको रेजिस्ट भी करेंगी। तो स्टेट के अपने एग्जाम से मत कीजिए, उनकी चॉइस हो। इफ दे वांट विल डू दैट। The- पर अगर एग्जाम सेंट्रल है, जैसे नीट है, हाँ। तो होगा, हर राज्य में होगा। तो इसमें तमिलनाडु की क्या ऑब्जेक्शन है? पहले क्या था, तमिलनाडु में बहुत लंबी हिस्ट्री है। हाँ, जब एमजी रामचंद्रन थे उसी समय से ये डिबेट चल रही थी कि हम एग्जाम्स कैसे लें। हाँ, तो वहाँ के एग्जाम्स में एक एग्ज़ाम वहाँ का लोकल एग्ज़ाम था जो कई साल चला, जयललिता जी ने उसको कैंसिल किया, बहुत डिस्प्यूट्स हुई। नीट आने के बाद से हुआ ये कि अब सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होने से कुछ स्टेट्स को लगता है कि उनके अपने बच्चों का सिलेक्शन रेशो कम हो गया है। तो जो इनिशियल हिच थी तमिलनाडु को या और राज्य को, वो यही थी। केरल की तरफ से जो ऑब्जेक्शन रही थी इस मामले में, मे बी बिकॉज द नंबर ऑफ एडमिशंस दे यूज्ड टू हैव हैज रिड्यूस्ड, मे बी दैट कैन बी रीजन। हाँ, क्योंकि नीट का एग्जाम कई भाषाओं में होता है, तमिल में भी होता है, मलयालम में भी होता है, तो भाषा की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पर एक स्टेट का अपना एग्जाम हो, स्टेट के लोग एग्जाम दें, उसमें थोड़ी आसानी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से बेसिक प्रॉब्लम यही थी कि जो अपना कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो हाथ से निकल जाता है। और फेडरल सिस्टम में बहुत स्वाभाविक सी बात है कि राज्यों को लगता है कि सेंटर की पावर्स कम होनी चाहिए। और ये अब राजनीतिक बैटल बन गया है। राजनीतिक भी है, लेकिन कोई राज्य नहीं बचा हुआ है, हर राज्य के एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है। इसलिए इसको मैं भूल के भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मानने को तैयार नहीं हूँ। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार रही इतने साल तक, कितने पेपर लीक हुए वहाँ पर। झारखंड में कांग्रेस, मतलब जो नॉन बीजेपी सरकार थी, वहाँ पेपर लीक हुए। 2024 इलेक्शंस में स्टूडेंट्स को लेकर इट्स बिकम अ बिग इशू, चाहे नीट का हो या फिर आप यू कैन टॉक अबाउट द अग्निपथ एंड द अग्निवीर स्कीम, उसको लेकर भी। तो जो स्टूडेंट्स का भविष्य है वो बिल्कुल फोकस में आ गया अब, कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, हर चीज़ में लीक है, ब्रोकन सिस्टम्स हैं, और यूथ एंगर जो है, इट्स बिकम अ बिग इशू। You know, it's political, yes, but it is social also. उसके implications social भी हो गए हैं अब। Do you agree with that? यस। और रही बात इसकी कि राजस्थान में हुआ, सेंटर में हुआ, ये बात ठीक है, हर स्टेट में हुआ, और हर पार्टी की मजबूरी है कि वो वहीं बोले कि जहाँ उसके खिलाफ बात नहीं जाएगी, है ना। सेंटर में होना ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि सेंटर के पास पावर ज़्यादा है, अथॉरिटी ज़्यादा है, सिस्टम्स मजबूत हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हर जगह हुआ इसलिए एंटी जिम्मेदार नहीं है। एंटी की जिम्मेदारी तो बनती ही है, उन्हें केयरफुल होना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 लाख बच्चों का भविष्य मजाक तो नहीं है, उनके परिवार भी। अग्निवीर का मामला एकदम अलग है, वहाँ पेपर लीक की दिक्कत नहीं है, वहाँ तो अग्निवीर स्कीम को लेकर दिक्कत है, वो एकदम अलग दिक्कत है। पर हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये मामला पॉलिटिकल, हालांकि पॉलिटिकल होना अच्छा भी होता है, पर सरकार दबाव में आती है, काम करती है, तो ठीक भी है। दबाव तो बिल्कुल बना। जैसे ही नए शिक्षा मंत्री आए, वो सर मुंडवाते ओले पड़े, वही वाली बात हो गई है। मतलब विद इन अ वीक ये इसका भाड़ा फोड़ हुआ, एंड ही हैड टू डील विद इट एज सून एज ही केम इन। ये ठीक वैसे ही 2014 में जब सरकार बनी पहली बार, ठीक उसी समय यूपीएससी का रिजल्ट 2013 का जब आया, उसमें हमें और बहुत लोगों को लगा कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी एंड इंडियन मीडियम।
तो एक मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ उस समय। तो तब इस सरकार के जो मंत्री थे जितेंद्र जी, उनका ये कहना था कि भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो अभी भी आए ही हैं। बात भी ठीक है, उनकी जिम्मेदारी उस समय नहीं बनती थी, लेकिन सिंस यू आर इन द सिस्टम, और अब तो ये बात इसलिए नहीं कह सकते कि सरकार पहले आपकी ही थी, तो केवल मंत्री तो चेंज हुआ। हाँ, 2014 वाली बात नहीं है। सरकार तो वही है। जी जी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है डेमोक्रेसी में। जी, should have studied it. Yes, इसलिए मंत्री एक्स थे या वाई थे, इससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो वही थी। तो अगर एनटीए फेल हुआ है तो जिम्मेदारी एनटीए की भी है, सरकार की भी है, और उन्हीं को एड्रेस करना पड़ेगा, कोई और कैसे करेगा। एंड स्टूडेंट्स ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेकर भी दे हैव बीन वेरी एंग्री, यू नो, पीजी स्टूडेंट्स हो जाएं, इट्स बीन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये नहीं कि वो नई बात है, काफ़ी देर से पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट इट। अनदर थिंग विच हैज कम इन द न्यूज़, कैन यू जस्ट पुट दैट थिंग, जनरल कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, उसको लेकर जो न्यूज़ में अब आया है, दिस इज रिगार्डिंग यूपीएससी, दिस इज द ट्वीट, ये जो आईएएस ऑफिसर का है, पूजा खेड़कर, getting into a reserved category when she is part of the having a non-creamy layer certificate, possesses property. This becomes the whole controversy about reserved, non-reserved. When you have so much of wealth, आप क्या ये सही है, गलत है, आप बताइए, because you have taken the UPSC exam also. आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में स्टूडेंट। था, मेरा रैंक 384 था, और मेरे हॉस्टल के मेरे दोस्त जिनका रैंक 415-20 था, वो सब आईपीएस आईएएस बन के अभी बहुत सीनियर पोजीशंस में हैं, और मैं ग्रुप बी सर्विस मुझे मिली थी लास्ट में, सीएसएस। सो इन ए वे आई कैन से आई हैव सीन दिस। इसके बाद ही मैं रिजर्वेशन के फेवर में रहता हूँ इन एज फार एज अ पॉलिसी इज कंसर्न। इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कतें बहुत सारी हैं, जैसे कि ये मैं बहुत ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी हैज टू बी देयर ऑन कास्ट की इकोनॉमिक बेसिस पे, इस पे भी डिबेट होता है, व्हाट डू यू फेवर? इस पे हम लोग कई घंटे बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है जी। और मुझे नहीं पता कि कितनी मर्यादाएं हैं, हमें कहाँ तक बात करनी है इस टॉपिक पे। आप जो मर्जी कहना चाहें यहाँ पर। देखिए, रिजर्वेशन कास्ट पे भी होना जरूरी है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुछ एक्सटेंट तक उसमें हो तो अच्छा है, लेकिन ये बात सही है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो हमने रखा है पिछले कई सालों में, उसमें लूप होल्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये मामला आप बता रही हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इस पे अप्लाई होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर आप समझ पाएंगे कि क्या मसले हैं, और मैं यूपीएससी को ध्यान रख के बात करता हूँ। जी। एससी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004-05 में एक फैसला दिया था एम नागराज के मामले में, जिसमें यह कहा था कि जब प्रमोशन हम देंगे एससी एसटी में, तब हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि प्रमोशन क्यों दे रहे हैं। सो इन ए वे दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशंस इन एससी एसटी। अदरवाइज वहाँ अभी क्रीमी लेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं एससी एसटी आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूँगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगे और लोग गालियाँ भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उन सब के लिए तैयार रहता हूँ। अब मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। द ट्रुथ हैज टू बी देयर। एब्सोल्युटली। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली, जी, जिसमें फादर आईएएस थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या आईएएस हैं या आईपीएस हैं, उनके स्पाउसेस भी आईएएस आईपीएस हैं। हाँ, कन्वीनियंट। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को एससी एसटी का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता। इनको मैं हमेशा कहती थी ये जेनेटिक सिविल सर्वेंट्स होते हैं। हो सकता है, मतलब यहाँ तक कि जो हमारे कुछ दोस्त एससी एसटी रिजर्वेशन के बहुत समर्थक हैं, भी बहुत पॉपुलर लोग हैं, अच्छे चिंतक हैं, जब बंद कमरे में मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे आर्गूमेंट दो, अगर आपके आर्गूमेंट में दम है तो मैं मान लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पब्लिक डोमेन में आर्गूमेंट ये चलता है कि कई हज़ार साल का पिछड़ापन है, कई पीढ़ियाँ लगेंगी बराबर करने में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देश में 8% करीब एसटीज़ हैं, 16% एससीज़ हैं। 8% का मोटा मोटा मतलब होता है लगभग आप मान लीजिए 11 करोड़ के आसपास, और 22 करोड़ एससी हैं, 33 करोड़ की आबादी है। सरकारी नौकरियां साल भर में कितनी निकलती होंगी? मेरे ख्याल से सब भी, मतलब पूरे देश की सारी नौकरी मिलाएंगे तो भी शायद 2 करोड़ के आसपास होंगी, सब नौकरियां मिला के भी। इनमें से एससी एसटी की जो भागीदारी है, अगर हम 24% मान लें दोनों मिला के, वैसे तो 22.5% अभी है, तो भी ये 40-45 लाख होगी मैक्सिमम। इस 45 लाख में 33 करोड़ में से कौन लोग आए कौन ना आए, ये हमें सोचना होगा। जब हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। एक फैमिली जिसमें आईएएस कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी आईएएस का आरक्षण मिले, क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में हैं, स्कूल नहीं मिला जिनको, बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फ़ायदा मिले। हम एक कम्युनिटी को सेंटर में लाना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, या उसके कुछ परिवारों को बार बार पावर देना चाहते हैं। पर एक एलिटिज्म है,
जैसे हिंदू समाज में पहले था कि भाई कुछ वर्ण या जातियाँ सेंटर में हैं, बाकियों को पीछे रखा गया तो उनको आरक्षण दो। अब उन समुदायों में कुछ परिवार ऐसे हो गए हैं, वो इलीट्स हैं, और वो इलीट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आरक्षण के हाथ से निकले, तो उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को फील भी करवा दिया, समझा भी दिया कि ये आरक्षण छीनना चाहते हैं। जबकि सच ये है, मैं तो बहुत मुख्य तरीके से बात कहता हूँ कि SC/ST में भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए जैसे OBC में होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई फैसला ऐसा है, या आपने शायद सुना होगा कि एक कमीशन है, रोहिणी कमीशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है अभी हाल ही में, अभी आई नहीं है सामने पब्लिक डोमेन में। मेरा ख्याल है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लासिफिकेशन इन SC/ST, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कई मामलों में, सरकार शायद उसको लाएगी। इस तीसरे टर्म में मेरे ख्याल से सरकार का इरादा ये होगा, आरक्षण कम तो कर नहीं सकते हैं, सोचना भी मेरे ख्याल संभव नहीं होगा, शायद ज़रूरत भी नहीं उसकी, पर आरक्षण रैशनलाइज हो, उसमें रीजनेबिलिटी हो, ये ज़रूरी है, और ये होगा। अब ये जो केस आप बता रही हैं ये OBC आरक्षण का है। OBC और EWS के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस देश में EWS का आरक्षण कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले सकता हूँ। OBC में क्या पेच है कि OBC में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, इंदिरा साहनी केस 98C में जजमेंट आया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। अब नियम ये है कि अगर आप OBC से हैं पर क्रीमी लेयर में, तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। इससे बचना होता है, मैं ऐसे बचना होता है। हाँ, सही होता है। देखिए इतना डिफरेंस है, इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी IAS। इफ यू आर इन OBC यू कैन बिकम IAS ऑन 400 रैंक ऑलमोस्ट। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं बन ही जाऊं। मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जो OBC में था, पर उसने OBC आरक्षण लेने से मना कर दिया। ये कहेगा कि मुझे बचपन ठीक मिला, पढ़ाई ठीक मिली, व्हाई शुड आई टेक रिजर्वेशन। ऐसे भी लोग हैं। जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास 1 जॉब में हैं तो आप OBC नहीं हो सकते, यू गेट इनटू क्रीमी लेयर। आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप B में हैं तो भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप C ग्रुप D में है, इनकम चाहे 8 लाख से ज़्यादा हो तो भी आप OBC में रहते हैं। अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज़्यादा है, उनके बच्चे OBC में क्यों ना आए। तो एक नियम बनाया गया कि जो B और C कैटेगरीज में है, C और D में, उनके बच्चों को हम OBC में रखेंगे चाहे इनकम ज़्यादा हो जाए। 8 लाख की लिमिट अभी है वैसे। फिर एक और खेल खेला गया, एग्रीकल्चरल इनकम विल नॉट बी काउंटेड टू सी वेदर दिस पर्सन कम्स इन क्रीमी लेयर और नॉट। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। अब देखिए पेज क्या है, OBC में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है। EWS में सबकी इनकम काउंट होती है 39 में। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे फादर IAS ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद। मैं OBC में आता हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ ज़िंदगी भर। बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं, उनका रेंट आता है कई लाख रुपए, मान लीजिए महीने का 50 लाख रेंट आता है, एग्रीकल्चर से नहीं, बिल्डिंग से। अब मुझे IAS बनना है और मुझे OBC का आरक्षण चाहिए। जब आप रेंट कहते हैं उसका मतलब है कि वो दिख रहा है, मतलब उस पे आप टैक्स भी दे रहे हैं, वो सब एकदम विजिबल है, उतना ही मैं उसको आप फ्रॉड नहीं कर सकते। नहीं, जो ITR में है मैं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, ओके, हाँ। होगा तो 10 टाइम ज्यादा। जो ITR में मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें भी आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए IAS बनना है और मैं अपने फादर से कहूँगी पापा IAS बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, OBC से बनना है, तो आप सपोर्ट करो। बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप। रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल की सर्विस बची हुई थी, पैसा अकूत कमा चुके हैं, अब 2 साल की सर्विस है, रिजाइन कर दिया। जैसे रिजाइन किया, अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में है, लेकिन अब क्या लागू होता है? ITR कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है। अगर उनके पास 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं OBC में नहीं आ सकता। तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे, गिफ्ट डीड कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर OBC होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स इनकम, सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ व्हेन आई एम अपियरिंग फॉर UPSC एग्जाम बीइंग इन OBC, आई एम स्टिल एलिजिबल टू बी एन OBC। और पेरेंट्स ये कर देंगे, अपना इनकम बेटे के नाम कर दें या बेटी के नाम कर दें, रिजाइन भी कर दें, पेंशन भी गंवा दें, ये सब कर लेंगे। पेंशन क्यों गंवाएंगे? पेंशन तो मिलेगी उनको। नहीं, 2 इयर्स नहीं, वो डिपेंड करता है कितनी सर्विस। अच्छा, ओके, कितनी सर्विस। हाँ,
Okay. और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती, वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं बहुत सारे, उनको पेंशन से चिंता नहीं होती। ऑल्सो वो सोचते हैं कि मतलब बेटा अगर ये नौकरी ले रहा है, इट्स नॉट एज इफ वो 50,000 रुपए की तनख्वाह पे निर्भर होगा। वो तो है ही। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि करप्शन जेनेटिक भी हो गया ना जब वो उसमें। आईएएस बन गया तो प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट डीड कर देगा पापा को, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस पे देयर इज नो स्क्रूटिनी कि ये ऐसे किया कैसे फिर करेंगे उसको इसको? ट्रांसफर। और मैं और जितने गिफ्ट डीड एग्जांपल आप बार-बार चेंज कर सकते हाँ हैं। कर सकते हैं। गिफ्ट डीड इज एज गुड एज सेल डीड, ओके। कितनी बार भी कर लीजिए। सवाल ये है, ऐसा बहुत मतलब कम हर केसेस हैं, loopholes जो ऐसे है बहुत कम केसेस हैं, बट आई रियली नो सच केसेस। या कम केसेस इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज इट इज इट लीगली इज पॉसिबल, पॉसिबल। यस।